हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। ये जो मेरे हाथ में है ना, ये ठीक है। ये खतरनाक चीज है भाई, मानो ना मानो। आज इसने बहुतों को खतरे में डाल दिया। इतना तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा जितना ये टफ आ गया। और आज बहुत बच्चों का मुझे लगता है बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी आज इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर। इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं था। नो डाउट भाई, मैं तुम्हारे फेवर में हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं थी, तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं थी। तैयारी तुम्हारी अच्छी थी, लेकिन बस फर्क यह है कि तुम कितनी गहराइयों तक पहुंच पाए। बस फर्क इतना है। और गहराइयों का इतना हिसाब है कि देखो, झूठ बोलने वाली बात नहीं है। पिछले 2 ढाई घंटे से मैं सबसे एक्यूरेट आंसर की इकोनॉमिक्स की बनाने में लगा हुआ हूं, ताकि मैं आपको सही से गाइड कर पाऊं। एक एक एमसीक्यू, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मैंने बहुत मेहनत से ढूंढा है तुम्हारे लिए, ताकि मैं सबसे एक्यूरेट तुम्हें आंसर बताऊं। और सही में जब मुझे 2 ढाई घंटे लगे आंसर ढूंढने में, तो तुम कितना याद रख सकते हो, सोचने वाली बात है। फिलहाल मेरा फर्ज बनता है तुम्हें सही से गाइड करने का। हर एक क्वेश्चन में मैं सही आंसर बताऊंगा, ठीक है। और बाद में जरूर बताना कितने सही आंसर है तुम्हारे। सबसे एक्यूरेट आंसर की दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस पे आपके पास है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज के सफर को। पहला सवाल आपका दोस्तों आने जा रहा है आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, दी सेविंग फंक्शन कैन बी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। सेविंग फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन से निकाला जा सकता है। हाँ ठीक है, मैं एग्री उस बात से। आप लोग भी एग्री हैं इस बात से, निकाला जा सकता है। उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन का मस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये तो स्टार्ट ही ओरिजिन से, ये बात ठीक है। दूसरी वाली बात गलत है। तो ए हमारा जो है आएगा आंसर। स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को। क्वेश्चन 2, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट इफ द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल फॉल्स इन द इंटरनेशनल मार्केट इट विल लीड टू डैश। आपको बताना है अगर क्रूड ऑयल सस्ता हो जाता है दोस्तों, क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अगर क्रूड ऑयल सस्ता हो गया तो सिंपल भाषा में हमें हमारे इंपोर्ट कम हो जाएंगे। इंपोर्ट कम हो जाएंगे एक तरीके से, मतलब कम पैसे हमें भेजने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, ये बताना है आपको। क्रूड ऑयल सस्ते होने से क्या होगा, तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आपको बताना है क्या होगा इससे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होना चाहिए, इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो जाना चाहिए। ट्रेड डेफिसिट हमारा वैसे भी रहता है क्योंकि हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। तो डेफिसिट तो हमेशा रहता ही रहता है हमारा, आपको पता ही है। तो अगर क्रूड ऑयल सस्ता हो जाता है तो हमारे इंपोर्ट कम हो जाएंगे। इंपोर्ट कम होगा तो ये जो बैलेंस इनका बीच का है वो डेफिसिट कम हो जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी वाला पार्ट रहना चाहिए, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद आरबीआई का फंक्शन कौन सा नहीं है, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई तो होता है, कमर्शियल बैंक को पैसा भी देता है, इशू भी करता है करेंसी को। लेकिन एनुअल बजट बनाने की जिम्मेदारी आरबीआई की नहीं है, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है दोस्तों, पता ही है आप लोगों को। क्वेश्चन 4, इंपोर्ट ऑफ गोल्ड फ्रॉम दुबई विल रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी। सही है यार, डेबिट साइड में आएगा, बिल्कुल आएगा। और बीओपी में आएगा, बिल्कुल आएगा। करेंट अकाउंट में आएगा, बिल्कुल सही है। आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन मतलब आउटवर्ड एफडीआई, अगर मैं यहाँ से इंडिया से बाहर पैसा लगाता हूँ तो ये क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी में आएगा और कैपिटल अकाउंट में आएगा। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बात करेक्ट माना जाएगा दोस्तों इस वाले के अंदर। क्वेश्चन 5 आपके सामने आ चुका है। स्टॉक वेरिएबल आर मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक वेरिएबल पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करे जाते हैं, सही है बिल्कुल। फ्लो वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल सेम है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। 1 ट्रू 2 फॉल्स मतलब ए, ये सही है दोस्तों हमारा। उसके बाद फ्लो वेरिएबल इनमें से कौन सा है, फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल आपको पता है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होता है उसे हम फ्लो वेरिएबल कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली अमृतसर पॉइंट ऑफ टाइम पर है, पॉइंट ऑफ टाइम पर है, पॉइंट ऑफ टाइम पर है। लेकिन एनुअल, एनुअल का मतलब सालाना हो गया। अब सालाना हो गया तो भैया सीधी सी बात है, चाहे आप 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का लो, तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ गया, इसलिए ये हमारा दोस्तों फ्लो वेरिएबल होगा इस क्वेश्चन में, ध्यान रख के चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दे रखा है, डिस सेविंग दे रखी है, सेविंग्स पता नहीं है कितनी होगी अगर इनकम है 1400। मतलब ऐसा क्वेश्चन ना पहले 3-3 नंबर में आता था बोर्ड के अंदर। आज इस क्वेश्चन को 1 नंबर में देख के मुझे सच में बड़ा दुख भी हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। मतलब तो हद हो गई। मुझे लगता है कि हर बच्चे को ये वाला पार्ट अटेंड करना चाहिए था,
ये मैंने एमसीक्यू में बताया भी था आपको कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की रेंज जो होती है दोस्तों वो 1 और इन्फिनिटी के बीच में होती है। तो 1 और इन्फिनिटी के बीच में आता है, पता क्या आपको? ये बच्चे बता भी देते कि सर सेम क्वेश्चन आ गया। मैं अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन कैसे होना था, इससे पहले आपको k इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस करके एमपीएस की वैल्यू निकालनी पड़ती। तो 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस, एमपीएस की वैल्यू आती 1/5 दैट इज 0.2। ठीक है, उससे आपका सेम फंक्शन बनता -100 प्लस 0.2 वाई। उसके बाद y की वैल्यू पुट करी जाती, y की वैल्यू है 1400 करोड़। 1400 का 0.2 280, 280 में से -100 करता तो बचता कितना? 180। मतलब सच में भाई ये टफ था क्वेश्चन। ईमानदारी से आधे बच्चों को तो सेम फंक्शन की इक्वेशन भी नहीं पता, तो उनके लिए भाई टफ था। ये बी वाला पार्ट इसका एक्यूरेट माना जाएगा। टफ क्वेश्चन, टफ था, नो डाउट। पेपर बहुत टफ था, मैं आपके फेवर में हूँ, अभी भी फेवर में हूँ। पेपर सच में बहुत टफ था। एक एवरेज बच्चे के लिए इस पेपर के वो 50-60 तक पहुँचाना भी बड़ी बात है। टॉपर बच्चा मैं कहता हूँ बहुत अच्छे से अच्छा, जिन्हें बहुत अच्छी मेहनत करी हो, वो इस पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 75 प्लस स्कोर कर सकता है। 80 आना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं मानता हूँ 80 इज अ बिग टास्क, बहुत मुश्किल है। इतना आसान नहीं है 80 इस पेपर में ला पाने। क्वेश्चन नंबर 7, बुरा ना मानना भाई अगर किसी का पेपर बहुत अच्छा हो तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूँ, कहीं तुम कहो कि सर आप ऐसे कैसे डिमोटिवेट कर रहे हो। मैं पेपर का हालात देख के कह रहा हूँ कि पेपर टफ था, और जिसने एनसीईआरटी को बहुत डीपली नहीं पढ़ा उसके लिए प्रॉब्लम आई होगी। एनसीईआरटी वाला पार्ट, जो डेवलपमेंट वाला पार्ट था, वो सच में बहुत टफ था। अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपके सामने दोस्तों। इफ द सेंट्रल बैंक वांट टू रिड्यूस मनी सप्लाई, मनी सप्लाई कम करनी है तो क्या करे? बैंक रेट बढ़ा दे। सीआरआर कम करेगा? नहीं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा? बिल्कुल करेगा। खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। भाई मुझे तो मनी सप्लाई कम करनी है ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड ये सही है। सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन चेंज, इनमें से किससे पैसा नहीं आता, ये बताना है आपको। एक्सपोर्ट गुड करने से आता है, रेमिटेंसेज जब फॉरेन वाले भेजते हैं तो आता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम अब्रॉड, जब मैं गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट करता हूं तो पैसा आता थोड़ी ना। ऑब्वियस ही बात है, इस वाले केस में तो दोस्तों पैसा जाएगा ना, तो यही हमारा सही बैठेगा यार। इससे पैसा जाएगा, ये डिमांड का सोर्स है, सप्लाई का नहीं है, डिमांड का सोर्स है। मैंने आपको बताया था डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस है। एफडीआई पैसा आ रहा है, आने तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा इसका बी पार्ट भी है हमारे पास। पेयर लगाने थे फर्स्ट सेकंड में, कौन सा सही है? ओके, एक्सपोर्ट करने थे, डिमांड होती है फॉरेन करेंसी की? नो, गलत है तो। ठीक है, उसके बाद एकोमोडेटिंग नेचर ट्रांजेक्शन प्रॉफिट मोटिव की होती है? नहीं, ऑटोनोमस होती है। ऑटोनोमस नॉन प्रॉफिट मोटिव होती है, ऑटोनोमस प्रॉफिट मोटिव होती है, ये नहीं होता। और बस फिर बचा क्या? एक ही ऑप्शन बचा है, यही होगा भाई, और क्या। लोन दिया हमने श्रीलंका को, बाद में जब वापस आएगा तो सप्लाई हो गई, पैसा आ जाएगा वापस, और क्या। ठीक है, यही बैठता है दोस्तों, कोई और नहीं बैठता। ठीक है, तो ये बहुत टफ था क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन था। 9 क्वेश्चन देखते हैं। एक्सटेंड सेविंग्स एंड एक्सटेंड इन्वेस्टमेंट आर नेवर इक्वल टू ईच अदर। भाई ऐसा नहीं है यार, ये फॉल्स है। एक्सटेंड सेविंग एक्सटेंड इन्वेस्टमेंट इक्वल होती हैं, इक्विलिब्रियम पे तो इक्वल होती हैं ना, तो नेवर तो नहीं आ सकता ना, कभी इक्वल नहीं हो सकती। इक्वल हो सकती है, इक्विलिब्रियम पे होती हैं। इक्विलिब्रियम लेवल पे एग्रीगेट डिमांड में नॉट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। वैसे तो इक्विलिब्रियम लेवल पे एडी और एस इक्वल होते हैं। तो भाई सच्चाई वाली बात कहूँ, थोड़ा डीपली कहूँ, तो ये दोनों स्टेटमेंट मुझे फॉल्स ही लग रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, ट्रू तो नहीं है बिल्कुल भी। फिर भी अगर देखा जाए तो पहले वाला तो बिल्कुल ही गलत है, दूसरे वाला हो सकता है इक्विलिब्रियम लेवल पर। आईडी और एएस का इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है, हमारे पास ओवर एम्प्लॉयमेंट भी है, जिसपे एडीएस इक्वल नहीं होते, जबरदस्ती इक्वल करे जाते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैं इसको अगर ट्रू मानता हूं तो पहले वाला तो बिल्कुल गलत है। तो मेरे हिसाब से ये मैं थोड़ा सा इसमें मैं भी कहूंगा कि मे भी हो सकता है डाउट का बेनिफिट मिल जाए सबको। तो असर्शन तो फॉल्स है, रीजन 1% ट्रू हो सकता है दोस्तों, तो ये 1% इसका आंसर हो सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नेवर बी जीरो नेगेटिव। बिल्कुल सही है, एपीसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम। देखिए एपीसी की वैल्यू जीरो नेगेटिव नहीं हो सकती, ये बात तो बिल्कुल सच है। ठीक है, और एपीसी इंडिपेंडेंट होता है लेवल ऑफ इनकम पर, ये दोस्तों हमें मान के ही चलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा रीजन इसलिए है क्योंकि जब इनकम जीरो होती है तब भी आपका कंजम्पशन जीरो नहीं होता। ठीक है, और जब कंजम्पशन जीरो नहीं होता तो फिर एपीसी भी जीरो नहीं हो सकती, आपको पता ही है।
इसलिए इसको इंडिपेंडेंट मानना पड़ेगा। तो और ये बात सही है बिल्कुल, इसलिए इसका आंसर जो दोस्तों होना चाहिए वो ए ही मार्क करा जाएगा, ए ही हो सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, ये न्यूमेरिकल है। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन नंबर 3 मार्क के आगे। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको कल उसमें भी दिया था, ये सेम और ये दोनों सेम बिल्कुल एज इट इज सैम्पल पेपर में आपको दिए गए थे दोस्तों। पता होगा आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू एडिड में क्या फर्क है, आपने बता दिया होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज स्टॉक प्लस गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और वैल्यू एडिड का फॉर्मूला आपने बता दिया होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बाकी आपने लिख दिया होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट में और वैल्यू एडिड में क्या फर्क है। ये तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। वैल्यू एडिड को हम लोग जीवीएमपी के नाम से भी जानते हैं, जबकि वैल्यू ऑफ आउटपुट उसका पार्ट ही है, आप आराम से लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन जो है एसेट की वैल्यू में फॉल है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से। हाँ सही बात है, टेक्नोलॉजी में चेंज आना है तो ऑब्वियस ही बात है एसेट की वैल्यू तो गिरेगी गिरेगी यार, कोई नहीं रोक सकता इस बात को, पक्की बात है। तो दैट इज नॉट अ बिग डील, ये सिंपल क्वेश्चन है हमारे। ओके, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। फ्लेक्सिबल के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि फिक्स और मैनेज फ्लोटिंग तो पिछले 5-6 साल से रिपीट हो ही रहा था। इसलिए जिन्होंने हमारी कल रात वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया था, मैंने उसमें बोला भी था आप लोगों को कि फ्लेक्सिबल आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसमें आपको सप्लाई का डिमांड का बनाना था। जिसने ये भी बनाया होगा ना भाई, जिसने ये कर्व भी बना दिया होगा, 2 नंबर उसको वैसे ही मिल जाएंगे। रेट क्वांटिटी मतलब 2 नंबर तो इसके होते हैं। आप कुछ लिखो ना लिखो, बस ये बता दो कि डिमांड सप्लाई से फिक्स होता है और ये कर्व बना दो, 3 नंबर आपको पूरे मिल जाते हैं, पक्की बात है। बोर्ड का यही रूल है, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। चलो खैर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 वाला इक्विलिब्रियम निकालना है हमें। सी की इक्वेशन है, आई की वैल्यू आपको दे रखी है। चलो जी देखते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल पे y इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, आपको पता ही है, ठीक है। चलो जी निकाल लेते हैं। सी आपको दे रखा है 100 प्लस 0.75y, और आई आपको दे रखा है कितना, 200 रुपये। वाई निकालना है आपको, इसको इधर ले आओ, 0.75 को इधर ले आता हूँ, यहाँ नीचे कर देता हूँ फटाफट। वाई माइनस 0.75y इक्वल्स टू 300, 0.25y। अगर वीडियो लैग करी हो तो भाई मैं माफ़ी चाहूँगा। अभी फ़िलहाल हम सारे गैजेट बदल नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोगों के साथ से बहुत जल्दी सारे के सारे नए गैजेट्स लेकर आएंगे दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से अच्छा गाइड करना है यार, आप लोगों को बेस्ट गाइड करना है। इसलिए आएंगे नए गैजेट, सब लेकर आएंगे दोस्तों। 1200 रुपये इसका आंसर रहना चाहिए दोस्तों। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 1200 रुपये बैठती है दोस्तों, ठीक है। एडी कितनी होगी इक्विलिब्रियम लेवल पे, एडी जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल पर हमेशा इनकम के इक्वल ही होते हैं दोस्तों, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल पे एडी और एस इक्वल होते हैं, ठीक है। और एएस का दूसरा नाम आपको पता है वाई होता है, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं। तो अगर वाई 1200 है तो एडी भी कितनी होगी, 1200 ही होगी यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एमपीएस कितनी है, अरे एमपीएस तो बहुत आसान है। अगर ये 0.75 है तो एमपीएस कितनी होगी, 0.25। ये तो आपको पता ही है बहुत अच्छे से, आप लोग जानते हैं, खिलाड़ी हो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़े ये सेम क्वेश्चन भी हमारी कल उसमें था, मैंने आपको जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन और जो केस बेस्ड क्वेश्चन कराया था उसमें सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो उसमें भी ऐसे एक कमेंट करना था आपको, रिपोर्ट थी। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी है सरकार की, उसमें आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया, रेपो रेट का जिक्र है, रिवर्स रेपो रेट का जिक्र है, और आपसे पूछा गया है 2 नेचर मॉनेटरी पॉलिसी के बता दो जो है मेंशन करे गए हैं, ठीक है। तो बता दी यही 2 नेचर हैं आपके सामने यहाँ पर, आरबीआई ने जिक्र करा है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का, दोनों के बारे में बता देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेजर है। उसके बाद रेशनल बिहाइंड इंक्रीजिंग रेपो, रेपो रेट क्यों बढ़ाया, रेपो रेट क्यों बढ़ाया सरकार ने। देखो रेपो रेट जब बढ़ जाता है तो लैंडिंग रेट बैंक बढ़ा देता है, जब लैंडिंग रेट बैंक बढ़ा देता है तो लोग लोन कम से कम लेते हैं, और लोग लोन कम लेंगे तो अपने आप इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा या मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी, ये आपको लिखना था। ओके, नेक्स्ट डिफ्लेशन है, इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है, आपको बताना उसके इंपैक्ट क्या होंगे इकोनॉमी पर। देखो डेफिशिएंट डिमांड के 3 चीज़ों पे इंपैक्ट आते हैं, आपको बताइए। एक आउटपुट पे, आउटपुट को रिड्यूस करना पड़ता है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट को कम करना पड़ता है। तीसरा जनरल प्राइस लेवल पे, ठीक है, वो अपने आप रिड्यूस हो जाता है। और चौथा आप बताओ तो नेशनल इनकम पे बता सकते हो, वो भी रिड्यूस हो जाती है। नॉर्मल था क्वेश्चन, ये तो आसान क्वेश्चन में था हमारा। क्वेश्चन 15 ये है थोड़े टफ वाले क्वेश्चन फिलहाल, गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन, वो भी केस बेस्ड क्वेश्चन टाइप, थोड़ा टफ है यार, मुश्किल था थोड़ा। फिलहाल बताता हूँ इसके अंदर, पहले 15 वाला बता देता हूँ। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, सैम्पल पेपर में चीख चीख के कई बार कराए हैं, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस आ रही है, बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, आ ही गई फाइनली।
टेबल बनानी थी। सैम्पल पेपर में कल भी आपको प्रैक्टिस कराया था। डेल्टा इनिशियल डिपॉजिट आपको यहाँ लिखना था, इनिशियल डिपॉजिट, उसके बाद आपको लिखना था फाइनल डिपॉजिट, लोन, LRR। एक सेल्फ इमेजिनरी एग्जांपल आपको देना था इसके अंदर, और मेन है हाइपोथेटिकल इकोनॉमीज न्यूमेरिकल एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट था। लिख लिया होगा आप लोगों ने, इतना टफ नहीं था वाला, बहुत बार प्रैक्टिस कराई गई आप लोगों को। 16 क्वेश्चन आ गया आपके सामने दोस्तों। इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा गवर्नमेंट बजट का, क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। तो इसने यही बताया कि लग्जरी आइटम पे टैक्स बढ़ा दो, और जो डेली यूज के आइटम है पुअर और मिडिल क्लास की, उसके ऊपर टैक्स घटा दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। तो बहुत डीपली एनालाइज करने के बाद, बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद, 2-3 बुक्स से टैली करने के बाद, मुझे यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव नजर आए। एक रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में भी इसका जिक्र है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला पॉइंट है ना, आप लोग बहुत अच्छे से लिखते हैं उसको, उसमें भी टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज का जिक्र है उसके अंदर। और एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जिसमें रिच पुअर के ऊपर आता है। ये मुझे तो 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नजर आए। अगर आपने एक भी लिखा है तो मेरे हिसाब से नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको। लिखना एक ही था, इनमें से कोई सा भी लिखोगे तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि 4 नंबर में ये पूछा गया है, तो मुझे लगता है ये रीएलोकेशन होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि रीएलोकेशन के अंदर 2 पॉइंट भी आते हैं हमारे, जैसे कुछ बुक्स में गिवन है, दैट इज टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसलिए मुझे जहां तक लग रहा है 4 नंबर में रीएलोकेशन ज्यादा फेवरेबल रहता, बाकी रीडिस्ट्रीब्यूशन पे भी नंबर मिल जाएंगे आप लोगों को। नॉन टैक्स रिसिप्ट बता दो, कोई सी बता दो, नॉन टैक्स रिसिप्ट बहुत सारी हैं, फीस, ठीक है, फाइन, इंटरेस्ट है, और एस शीट्स, मतलब बहुत सारी हैं, हर बुक में बहुत सारी गिवन है। ठीक है, और कोई भी बता सकते हैं, चलान वगैरह सब इसी में आते हैं, लाइसेंसिंग फी इसी में आती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर बी, इसी का बी पार्ट है। इन इंडिया recent time the government of India has incurred a lot of expenditure on acquisition of indigenous defense item under Make in India program. 2 टाइप ऑफ बजट एक्सपेंडिचर, 2 तरह के खर्चे जो गवर्नमेंट करती है। भाई 2 तरह के खर्चे होते हैं बजट के अंदर, आपको पता है, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, बता देना, दोनों के बारे में आपको बताना था। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है पता ही आपको, फिजिकल डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बोरिंग। डेफिनेशन लिख दिया, फॉर्मुला लिख दिया, पूरे नंबर मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। चलो जी 17 क्वेश्चन आ गया। भाई ये वाला क्वेश्चन ना सच में मुझे लगता है 80 to 90% बच्चों का वाला क्वेश्चन गलत हुआ होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में समझ नहीं आया होगा बच्चों को, यार ये करना क्या है, समझ नहीं आ रहा है। नेशनल इनकम का क्वेश्चन नजर आ रहा है, लेकिन ये है क्या। ठीक है, इसमें रियल जीडीपी के बारे में कुछ लिखा है, यहाँ नॉमिनल जीडीपी के बारे में लिखा है। ठीक है, यहाँ ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में लिख दिया इन्होंने, उसके बाद जीडीपी के बारे में लिख दिया। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, बता दूं दोस्तों। देखो नॉमिनल टर्म्स में आपको पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है। ठीक है, और सेम पीरियड लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर मतलब एक तरह से आप मान सकते हो रियल टर्म में भी आपको, रियल टर्म और नॉमिनल टर्म में आपको कंपेरिजन दे रखा है। एक तरह से रियल पीएफसी और नॉमिनल पीएफसी आपको दे रखा है, और आपसे पूछ रहे हैं इनके अंदर क्या चेंज आया और क्यों चेंज आया। तो आपको कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन के अंदर, जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड आपको दिखाना था पीएफसी के अंदर जो चेंज आया वो क्यों आया। तो आप बता सकते हो रियल नॉमिनल टर्म में ही लिखना था। तो रियल वाला टर्म बता दोगे कि इसमें प्राइसेस कांस्टेंट थे, और नॉमिनल में प्राइसेस में जो चेंज आ गया उसकी वजह से जो है नॉमिनल पीएफसी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कोई तरक्की नहीं हुई देश की। तो ये उस रेफरेंस में क्वेश्चन जानता, मतलब आपको कांस्टेंट प्राइस और प्राइस चेंजेस के बेसिस पर इस क्वेश्चन का आंसर देना था। ठीक है, उसके बाद पीएफसी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जीडीपी एमपी निकालने का जस्टिफाई करना था, बता देना पीएफसी के अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है, मतलब पॉइंट ही लिखना था। और एक उसमें आता है एक्सपेंडिचर बाय एनपीओ सर्विंग हाउस होल्ड, ये सब इसमें आता है, मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है। मेनली आपको पीएफसी का एक्सप्लेन करना था, आपने कर दिया होगा। ये वाले क्वेश्चन में आपने अगर कुछ भी लिखा ना रियल नॉमिनल से रिलेटेड, जस्टिफाई करा है कि कितना चेंज आया कितना चेंज नहीं आया, अगर आपने परसेंटेज भी निकाल दी होगी ना, जैसे निकालने का फॉर्मूला बता देता हूँ, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100 कर कर आपने प्राइस इंडेक्स भी निकाल दिया होगा, कितना भी है फिगर का, तब भी आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन अच्छा था, जो भी था इसके अंदर यही आना था इसके अंदर दोस्तों। अब बात करूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, करेंगे लेकिन भाई मैं यार डिटेल में वीडियो दे रहा हूँ आपको दोस्तों, डिटेल में। मुझे नहीं पता आप लोगों का ये सेट है या नहीं है, लेकिन मैं आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए। देखना है फिलहाल असर्शन आपके सामने है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पब्लिक सेक्टर वाज गिवन प्रोमिनेंट रोल, मेन रोल दिया गया था, सही बात है बिल्कुल। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैकबोन इकोनॉमिक इसलिए दिया गया था, हाँ ठीक है, ये आना चाहिए दोस्तों, इसका पार्ट ए बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीति आयोग की फुल फॉर्म आपको पता ही है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्म करेंगे इंडिया को, यस। इन डैश इकोनॉमी रिसोर्सेज आर ओन ऑपरेट बाय बोथ पब्लिक प्राइवेट, मिक्स इकोनॉमी आप लोग जानते भी हैं, मिक्स के अंदर ऐसा होता है। बढ़िया क्वेश्चन था, सबने मिक्स वाला करा होगा। नीति आयोग की फुल फॉर्म हो सकता है कुछ को याद हो सकता है कुछ को याद भी ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। ओके देखना है कौन सा सही है। Mao introduced this movement under which professional students were asked to work, learn from real life situation prevailing countryside. Countryside में भेजा गया था दोस्तों, उसका नाम था ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन। बढ़िया टॉपिक था, अच्छा था, बताया भी था मैंने आपको इसके बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है वाला। फिलहाल स्टेटमेंट पर आ जाओ फटाफट, क्या है। ओके इसमें देखते हैं दोस्तों, इन द एग्रीकल्चर सेक्टर कम्यून्स वर एस्टैब्लिश वेयर लैंड होल्डिंग वर एलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड फॉर ऑनरशिप। ऑनरशिप के लिए कभी लैंड दी ही नहीं चाइना ने, और स्पेशल जोन को स्टैब्लिश करा था फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, ये ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 ट्रू है, ये बी वाला पॉइंट सही है यार हमारा, ये है। चाहो तो कंफर्म कर लेना, कभी भी ऑनरशिप के लिए चाइना ने लैंड दी ही नहीं इंडिविजुअल वालों को, ध्यान रख के चलना, सरकार की ही है, ठीक है। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम को इंपॉर्टेंट रोल दिया गया था, क्यों दिया गया था, वो फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं, फॉर्मल क्रेडिट को बढ़ाते हैं, कराते हैं, तीनों ठीक है यार, ये तो ठीक है। तो 100 मैं बताया था आपको 100% सारा का सारा एनसीईआरटी से डीपली कंफर्म करने के बाद आंसर लेके आया हूँ, और मुझे उम्मीद है, मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि ईश्वर की कृपा से ये जो आंसर शीट आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ये 98 to 99% आप कह सकते हैं एक्यूरेट होनी चाहिए, इतना तो बनता है इसका एक्यूरेट होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, 21 के हमने कर दिए बात, ठीक है। 22 पे आ जाते हैं। मल्टीपल रीजन फॉर इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड रीइमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, क्यों पाकिस्तान में पॉवर्टी आई वापस बताओ जरा सोच समझ के। ओके ये तो टॉपिक मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें था एक तो पाकिस्तान लोन पे डिपेंड था, आपको बताना है कौन सा नहीं है इसमें, अनस्टेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ है उनकी, लेकिन ये स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर पाकिस्तान में है नहीं, यही दिक्कत है। ये 2015-16 के बाद तो ठीक ठाक हुए हैं, तो ये रीज़न नहीं है, बाकी तो ठीक है, पॉवर्टी के रीज़न में यही ठीक है। स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म कहाँ से हो गए पाकिस्तान में, आज तक एक प्रधानमंत्री ने उनके टेन्योर तो पूरा करा नहीं, तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर कहाँ से हो जाएंगे स्टेबल, उनकी तो बड़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है बिल्कुल ही। 23. Identify which of the following does not reflect direct relationship between human capital formation and economic growth. ओके इनमें से एक पॉइंट गलत है, बाकी सब ठीक है। कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, नीचे से बढ़ेंगे। डिजिटल इन्फॉर्मेशन से रियल टाइम डिसीजन लिए जाते हैं, हाँ सही है यार, अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया बात है। हेल्दी वर्कफोर्स ठीक है, कंट्री के लिए वरदान है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से स्किल कम होता है, नहीं नहीं मतलब ही नहीं बैठता, ऑन द जॉब ट्रेनिंग से तो स्किल बढ़ते हैं यार, रिड्यूस कहाँ से हो गए, ये रिड्यूस का चक्कर था दोस्तों। बाकी एम्प्लॉयमेंट से एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा अच्छा है, ये तो पता है सबको, तो ये बी वाला पार्ट ही गलत है इसके अंदर। 24. लो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट से जेंडर इक्वालिटी का क्या नाता है, ना यार इसका तो आपस में कोई नाता ही नहीं है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट अगर कम है तो ये तो हेल्थ को दिखा रहा है कि हेल्थ सेक्टर अच्छा है उस कंट्री का, और मेल चाइल्ड एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान चाइना में, हाँ ये तो बात सही है, तभी सबके सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा खराब है तीनों कंट्री की। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा जो रहना चाहिए, वो रहना चाहिए हमारा, असर्शन तो फॉल्स है, रीजन जबकि ट्रू है। डी वाला ऑप्शन हमारा ज़्यादा एक्यूरेट है दोस्तों इसके अंदर, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों ये वाला हमारा। 25. ओके डैश अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन टू बैन द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कंपाउंड अलॉन्ग विद द ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स। कौन सा आया था भाई, कौन सा प्रोटोकॉल था, कौन सा। सही आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अगर एनसीईआरटी पढ़ी थी और डीपली पढ़ी थी या डीपली पढ़ाई गई थी आपको टीचर्स के द्वारा, तो मार्क कराया होगा उन्होंने, पक्की बात है, हम तो मार्क करा रहे थे दोस्तों इस चीज़ को। ओके हरमन डीले के बारे में, ये थोड़ा टफ था क्वेश्चन, तो उसने क्या क्या बताया था बता देता हूँ। इसके अंदर ये पंगा पता क्या है, बी वाले पॉइंट में, इनपुट इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस कहाँ से होगी भाई, इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगी, इनपुट एफिशिएंट आना था, तो बस यही गलत, बाकी सब ठीक लिखा हुआ है। ये टफ क्वेश्चन था, पहली बात तो याद ही नहीं रहा होगा किसी को, और अगर किसी ने पकड़ा भी होगा इस क्वेश्चन को सही से, तो मुझे लगता है इनएफिशिएंट के बेस पे पकड़ा होगा, ये इनएफिशिएंट ने थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करा होगा, लेकिन अगर किसी ने पहचान लिया तो बहुत अच्छी बात है, बताना जरूर पहचाना या नहीं पहचाना। 26 क्वेश्चन, गवर्नमेंट कैन ट्राई टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू स्पेशल पॉवर्टी रूम प्रोग्राम, हाँ ठीक है, और ऐसे रिमूवल प्रोग्राम डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, हाँ ठीक है, बात सही है दोनों यार, ये तो ठीक है, यही ठीक है, इसका तो आंसर ए होना चाहिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 27,
वन चाइल्ड पॉलिसी वाज वेरी इफेक्टिवली यूज इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन बाय चाइनीज अथॉरिटीज। हाँ सही है बिल्कुल। वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से स्कॉलर्स कहते हैं कि सेक्स रेशो में कमी आई, जेंडर रेशो कम हो गया, और द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल, हाँ ठीक है यार ये बात सही है बिल्कुल। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं और बिल्कुल सही से बताया गया है। ठीक है। वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होती है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? वर्कर पॉपुलेशन रेशो बताती है कि हमारे इंडिया में कितने लोग काम कर रहे हैं अपॉन कितनी पॉपुलेशन है, और ये वर्कर पॉपुलेशन रेशो से सिग्निफिकेंस मिलती है डिपेंडेंसी की, इंडिया में कितने लोग डिपेंडेंट हैं, तो डिपेंडेंसी पता चल जाती है कितने हैं, डिपेंडेंसी रेशो बताती है एक तरीके से, और पता भी चल जाता है इंडिया में कितने लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? ह्यूमन कैपिटल ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये कभी रुकती नहीं है, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट उसका एंड रिजल्ट है। ठीक है। बाकी ये तो जस्ट एक हिंट है, बाकी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ओके। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है बता देना यार। वेल स्ट्रक्चर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम वो है जिसमें फार्मर अपने क्रॉप को हार्वेस्ट करता है, उसके बाद कलेक्ट करता है, ग्रेड करता है, प्रोड्यूस करता है, जो भी करता है ना, छोटे छोटे उसमें पैकिंग करता है, उसके बाद ग्रेडिंग करने के बाद उसको स्टोर करता है वेयर हाउसिंग में, और उसके बाद तब जाके बेचता है, जो उसका प्राइस अट्रैक्टिव हो जाता है। तो ठीक है, ये सारा आपको लिखना था इसके अंदर। और जब अच्छे रेट पे बेचेगा तो ऑब्वियस ही बात है रेट बढ़ने के भी चांसेस रहेंगे और अच्छी इनकम भी मिलेगी। और अगर इसमें आप लिखना चाहें तो आप ये बता सकते हैं अच्छा एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम वो है जिसमें अच्छी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, एमएसपी पॉलिसी भी सरकार दे रही है। ये भी मार्क हो सकते हैं, मतलब एक तरीके से इन दोनों पे नंबर मिल जाने चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 30, ये तो कल ही मैंने आपको बताया था, कल ये सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने सैम्पल पेपर में आपसे डिस्कस करा था, और मैंने बताया भी था अच्छा है इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सेम बिल्कुल सेम डिट्टो यही क्वेश्चन था, बस डेटा अलग था उसके अंदर, क्योंकि उसका डेटा किसी और ईयर का था, इसमें डेटा किसी और ईयर का है। चलो बता देता हूँ फिर भी एक बारी शॉर्ट में। आउटपुट ग्रोथ किसमें कितना कितना है? आउटपुट ग्रोथ की बात चल रही है, इंडिया चाइना पाकिस्तान तीनों की चल रही है, इसमें कितना कितना परसेंट है ग्रोथ रेट। एक तरीके से इंडिया का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इतना है, बाद में इतना हो गया, कमी हो रहा है। ठीक है। चाइना का 5.9 से 4.1 थोड़ा कम हुआ है, पाकिस्तान का भी कमी हुआ है। ठीक है। इंडस्ट्री की बात करूँ तो इंडिया का कम हुआ है। ठीक है। चाइना की बात करूँ तो भी थोड़ा सा कम हुआ है, पाकिस्तान का तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। सर्विस सेक्टर के अंदर बढ़ा है, चाइना का थोड़ा कम हुआ है, पाकिस्तान का कम हुआ है। तो बता सकते हो कि पिछले कुछ सालों में, या एक तरीके से 1991 आने के बाद इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन में शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा आउटकम आया, लेकिन 2005 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा, इसलिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है। जबकि चाइना फिर भी एक अच्छी ग्रोथ रेट मेंटेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ चाइना का, अच्छा है। और पाकिस्तान का आपको हाल पता ही है बहुत अच्छे से, तो ये कंपेयर ही करना था और कुछ नहीं, तीनों सेक्टर को कंपेयर करना था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नॉर्मल भी अगर बताएंगे यहाँ से इतना हुआ, इसका इतना हुआ, इसका इतना हुआ, तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, मैनी इकोनॉमिक्स बिलीव दैट इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस ऑफ 1991 हैड एडवर्सली इफेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर। एडवर्सली इफेक्ट मतलब बहुत बुरा करा था एग्रीकल्चर सेक्टर? नहीं यार, उसने तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं छोड़ा था, मतलब कुछ हुआ ही नहीं था एग्रीकल्चर सेक्टर में, कुछ हुआ ही नहीं बेचारे को, हमारा ग्रोथ एग्रीकल्चर में कुछ हुआ ही नहीं था। एडवर्सली इफेक्ट तो नहीं कह सकते, बस नो इफेक्ट ही कहेंगे। ठीक है। तो नो बता देना कि सारा एलपीजी पॉलिसी इकोनॉमिक रिफॉर्म आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस थे, और उसका एग्रीकल्चर का तो कोई लेना देना नहीं था, इसके रिविजन आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद टू शॉर्टफॉल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी अंडर ब्रिटिश रूल, दो भी लिमिटेशन या दो ड्रॉबैक बता दो, कुछ भी बता सकते हो। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट बता सकते हो। ठीक है। इसमें बता सकते हो प्रिंसली कॉर्ट को ख़त्म करा उन्होंने। ठीक है। उनका ऑब्जेक्टिव था इंडिया को एक्सपोर्टर बनाना रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बनाना फिनिश गुड्स का, ये सब इसमें लिख सकते हैं, ये सब इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। 4 गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान कल भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कल सैम्पल पेपर में भी आए हुए थे, मैंने आपसे तब भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आप कोई से लिख सकते हो, इसमें आप मॉडर्नाइजेशन लिख सकते हो, इसमें आप इक्विटी लिख सकते हो, इसमें आप बता सकते हो जीडीपी ग्रोथ, इसमें आप बता सकते हो सेल्फ सफिशिएंसी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, इसमें आप बता सकते हो, इसके अलावा फुल एम्प्लॉयमेंट भी मेंशन करा गया है। ये सब है, बहुत सारे हैं, 4-5 हैं, आप इनमें से कोई से 4 लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 ही लिखने थे, और कोट ही करने हैं सिर्फ, तो 4 से कोट तो कर ही सकते हो यार, सिर्फ हेडिंग हेडिंग तो देने थे। क्वेश्चन नंबर 32, ओके, स्टेटमेंट बताने ट्रू फॉल्स के बेसिस पे। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एज होम मेकर इज नॉट अकाउंटेड फॉर जीडीपी। ट्रू यार, बिल्कुल सही। और क्यों नहीं करा काउंट किया जाता? क्योंकि इसका डेटा अवेलेबल नहीं होता जीडीपी में, इसका डेटा अवेलेबल ही नहीं है। मैं कैसे कह दूं कि किसी वुमेन एज अ होम मेकर है वो कितना कंट्रीब्यूट करी है जीडीपी में,
मान लीजिए एक वुमेन है जो घर के 10 मेंबर्स का खाना कुक कर रही है और एक वुमेन है जो घर के सिर्फ 2 मेंबर का खाना कुक कर रही है, तो इसके कंट्रीब्यूशन कितना और इसका कंट्रीब्यूशन कितना, मैं दोनों का बराबर ले नहीं सकता ना बिल्कुल भी, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए इसको काउंट नहीं करा जाता। इंडियन इकोनॉमी हैज शोन एक्सीलेंट शिफ्ट फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर टू फॉर्मल सेक्टर। एक्सीलेंट शिफ्ट फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल, नहीं यार ये तो झूठ है, साफ साफ झूठ, फॉल्स, उल्टा हुआ है, हम तो फॉर्मल से इनफॉर्मल पे गए हैं यार, ये तो झूठ ही बोल रहा है बिल्कुल। बता दें इनफॉर्मलाइजेशन एक्सप्लेन कर सकते हो इसमें, इनफॉर्मलाइजेशन आपको एक्सप्लेन करना था। रोल ऑफ एजुकेशन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, एजुकेशन का रोल, एजुकेशन एक अच्छा सिटीजन बनाता है, एजुकेशन ह्यूमन डेवलपमेंट को बिल्डअप करता है, एजुकेशन या एजुकेटेड इंसान ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और सबसे अच्छी बात है अच्छा सिटीजन बनाने का काम आता है। रूरल बैंकिंग का रोल बता दो, रूरल बैंकिंग के सोर्स बता दो कौन कौन से हैं, एसएचजी का नाम दे सकते हो आप लोग इसके अंदर, इसमें आरआरबी के बारे में बता सकते हो, इसमें आप नबार्ड का रोल दे सकते हो, नबार्ड क्या करता है, ठीक है, क्यों चाहिए, कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर, रूरल बैंकिंग के बारे में जो आपको सही लगता है वो लिख सकते हो, क्यों ज़रूरी है बता देना बस मेन, ताकि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स का जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से एक्सप्लॉयटेशन हो तो उससे बचाया जा सके, इसलिए बहुत ज़रूरी है। कैजुअल वेज लेबर कौन होते हैं पता ही आप लोगों को बहुत अच्छे से, जिनको कभी कभी काम मिलता है, रोज काम भी नहीं मिलता, उनको हम लोग कैजुअल वेज लेबर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, 6% एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, 6% खर्चा करना है एजुकेशन पे जीडीपी का, ये रिकमेंडेशन थी, ध्यान रखे चलना, पता ही होगा ये, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं भी पता होगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ डीपली यू हैव एनालाइज द एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक एंड एनसीईआरटी बुक। मैं कल भी यही कहता था कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी ना उसने कुछ नहीं पढ़ा, वो दिक्कत में आएगा, इसलिए एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करना, अपने जूनियर्स को जरूर कहना कि भाई एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, साइड बुक पढ़ने से काम चले ना करें, एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। ओके, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन वन स्ट्रेटजी टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी बता दो, अरे यार बड़ी सारी कोई सी बता दो यार, ठीक है, इमेज के रेफरेंस में बतानी, इमेज देख लूँ यार, ये इसमें यार ये मुझे ये ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे आपको नजर आ रहे होंगे, इस इमेज में सारे के सारे विंड पावर है, ठीक है, पता ही है आपको, तो ये एक्चुअल में टाइडल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, नहीं टाइडल एनर्जी नहीं, उसको हम कहते हैं ये विंड पावर है बेसिकली, तो ये आपके रिन्यूएबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करने का प्रमोट करें कि रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज करो, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, वो ज़्यादा अच्छा है देश के लिए, ठीक है। और कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में भी लिख सकते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे सिंपल होने चाहिए, व्हीकल्स का यूज़ कम करो अपना ताकि पोल्यूशन कम हो, मेरे हिसाब से तो ये लिखने पे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, बस ये विंड पावर और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जिक्र कर देते हैं तभी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट क्वेश्चन और 34 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, बढ़िया और तगड़े वाला क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा, लेकिन वही बात है मैंने आपको कल भी बताया था, मोस्टली केस बेस्ड क्वेश्चन ना इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते कि जिनके बारे में बहुत ध्यान दे, सिंपल ही होते हैं। चलो फिर देखते हैं। सेकंड, स्टेट द टाइम पीरियड, सेकंड 5 ईयर प्लान दोस्तों आया था 1956 से 1961 तक, तारीख 1 अप्रैल, ये 31 मार्च, ठीक है। उसके बाद फादर पी सी महालानोबिस, प्रशांत चंद्र महालानोबिस। टू रीजन बिहाइंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द सेकंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान, क्यों तरक्की हुई। आईपीआर 1956 का जिक्र कर दो इसके अंदर पूरा पूरा, क्या होता है आईपीआर 1956 पूरा बता देना। एसएसआई का जिक्र कर सकते हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जिक्र कर सकते हो, 1955 में आई थी एसएसआई क्राफ्ट कमेटी के अंदर, बस अगर जिसने इनका जिक्र कर दिया, मैं तो कह रहा जिसने आईपीआर 1956 एक्सप्लेन कर दिया ना पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें बिल्कुल भी। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आ गया होगा आंसर स्कीम देख के, बहुत मेहनत करी है क्योंकि सबसे एक्यूरेट तो भैया देनी थी आप लोगों को, तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और मैं इंश्योर करता हूँ कि मैक्सिमम आंसर सही हो इसके अंदर, ठीक है। अगले पेपर बिजनेस की तैयारी आपको सिर्फ मिलेगी आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे, शुरू करेंगे दोस्तों बिजनेस की तैयारी आज शाम से। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।